रिसाइकल जो मटेरियल्स होते हैं, जो रिसाइकल हो सकते हैं और जो होते हैं वो नॉन रिसाइकल हो सकते हैं। तो आई वांट टू आस्क कि ऐसी क्या इनमें कंपोजिशन होनी चाहिए उस मटेरियल की कि हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल रिसाइकल हो सकता है, ये मटेरियल रिसाइकल नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब मटेरियल की कॉम्पोजिशन पे बात करना चाह रहे हैं आप कि कौन सा मटेरियल हम रिसाइकिल कर सकते हैं और कौन सा नहीं। उसमें मैं जी सिंपल हाँ। सा एक फिनोमेना है, उसमें सिंपल सा एक प्रोसेस है। कोई भी मटेरियल जिसको आप उसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है, अगर आप उसकी कंपोनेंट में उसको ब्रेक डाउन करके उससे एक नया कंपोनेंट बना सकते हैं तो वो आपका रिसाइकेबल मटेरियल होगा। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिनकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, ठीक है, उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये जो नायलॉन के कुछ मटेरियल्स हैं, जो रबर इंडस्ट्री है, उसको आप कभी भी रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेक डाउन ही नहीं होते अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में जिससे हम ये कंपोनेंट बनाते हैं। लेकिन आपका जो पेपर है वो किससे बनता है? वो वुड से बनता है। तो पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि वहां से हम उसका फैब्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाकी वो किस तरह से रिसाइकल होता है, हम उसको किस तरह से उसके मटेरियल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या वो कौन से मटेरियल है, वो तो फिर बहुत साइंटिफिक डिबेट है, उनके क्या फार्मूलाज हैं, क्या रिएक्शंस है, ये वो, उसमें ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे। लेकिन सिंपल आपको बस ये पता होना चाहिए कि ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि इनकी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, अगर वो एक दफा बन जाए तो वो रिसाइकल नहीं हो सकता, ठीक है। चलें, ओके। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? आप लोग सेटिस्फाई हैं? ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया? अब प्रिपेयर हो जाएगा ना? क्लास में कितने बच्चे हैं इस वक्त? 9 स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें से एक तो मैं ही हूँ, तो टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं। एनी हो, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की तरफ, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। हम लोगों एक्सक्यूज ने मी एट मैम। फोर्टी फाइव पे स्टार्ट किए। जी जी। मैम मैं आज एक जगह पे पढ़ी थी कि जो कोविड है वो भी ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से वो बता रहे थे उस आर्टिकल में ना। हाँ। तो अच्छा, उसके बारे में कोविड। आप मैम, अच्छा, मैं बताती हूँ। उसमें एयर, उन्होंने ये लिखा हुआ था। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन। कोविड का और क्लाइमेट चेंज का जो रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी में, जो उसका रिलेशन हो रहा है, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर चेंज होने की वजह से हो रहा है। और वो ऑब्वियसली उसका मेजर रीजन एयर पोल्यूशन है। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ पे जैसे लिख के दिखाती हूँ। देखिए, अभी हम पढ़ने लगे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यही पढ़ने लगे हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि जो आपका एनवायरमेंट है ना, उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसमें मॉइस्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें प्रेशर चेंज हो जाता है। मतलब आपके इन्वायरमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो आपके इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स है ना, उसमें चेंज आ जाता है। इसी वजह से तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये कैसे चेंज आ रहा है? ये एयर पोल्यूशन से आ रहा है चेंज, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसका मेजर काज ग्लोबल वार्मिंग का एयर पोल्यूशन है। आपकी एयर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्होंने पकड़ के पूरे एनवायरमेंट, पूरे प्लेनेट का क्लाइमेट ही चेंज कर दिया है। वो कैसे चेंज किया है, वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो क्या है, वो अभी सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अब दैट इज व्हाई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि चाइना के टेम्परेचर और मॉइस्चर फेवरेबल था। कोविड का जो वायरस है ना, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, कोविड 19, ये एक्चुअली उस वायरस का नाम है ना। तो वो कहते हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि वहां पे जो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशंस थी ना, वो फेवरेबल थे उसके लिए। उन्होंने उसकी इमरजेंस को सपोर्ट किया। आपको पता है, खुद ब खुद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमर्ज होते हैं एनवायरमेंट में, या सॉइल में, या एयर में, या कहीं भी, जहां भी उनको टेम्परेचर। लेकिन वो कहाँ पे हुए? उनकी मीट मार्केट में। वुहान की जो मीट मार्केट थी, वहां पे उसको वहां से रिलेट किया जाता है, जो उनकी बिगर फूड मार्केट है।
ठीक है। तो वहां भी मीट मार्केट, अब जो आपका मीट है या जो फ्लैश है, आपको पता है उसमें ब्लड भी होता है, उसमें उसमें नेचुरली बहुत माइक्रोब्स होते हैं जब तक आप उसको अच्छी तरह वॉश करके पका ना ले। इसी वजह से हम उसको कुक करके पकाते हैं ना, सो दैट आपके जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उन वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर आप अच्छे से कुक नहीं करते ना अपनी प्रोडक्ट्स को, तो वो माइक्रोब्स रह जाते हैं और वो आपके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, उससे आपको काफी डिजीजेस हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोविड-19 का इमर्ज होना सिर्फ इसी बात की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे उसको टेम्परेचर और मॉइस्चर सुटेबल मिला। और टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसे चेंज हो गया, किसने उसको फेवर किया? ग्लोबल वार्मिंग ने, क्लाइमेट चेंज में। और इसकी काज क्या है? एयर पोल्यूशन। सिंपल इज दैट। ठीक है। हेलो। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज वाला 5th सेक्शन हम लोग स्टार्ट करने लगे। ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे से ये कॉन्सेप्ट है, एक एक मिनट में बस समझते जाना है आपने। वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है? जो वेदर होता है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस है ना, कोई एक जगह है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद है, उस वक्त वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, कैसी हैं? फॉर एग्जांपल वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे प्रेशर लेवल क्या है, वहां पे हवा में मॉइस्चर लेवल क्या है। ठीक है। ये सारी कंडीशंस अगर हम देखें तो उससे ना उसका वेदर डिसाइड होता है। इसी वजह से मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है ये डेली बेस पे अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में सपोज टू नाइट जो है वो रेन प्रिडिक्ट कर दी जाती है, लेकिन फैसलाबाद में तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वेदर है इस्लामाबाद का, वो इस्लामाबाद एक पर्टिकुलर प्लेस है, और वहां के एटमॉस्फेयर में जो चेंज आएगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम वेदर बोलते हैं। ठीक है। इसको आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, द कंडीशन और द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दूं, द स्टेट ऑफ at a particular place शॉर्ट टाइम। ठीक है। ये हो गया आपका वेदर। अब आपको समझ आ गई कि वेदर क्या होता है, मौसम क्या होता है। बेसिकली इसको हम मौसम, ये ना डे टू डे वेरिएशन है, ये डेली अपडेट होता है। आज बहुत गर्मी है, कल मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, परसों बारिश हो गई, उसके बाद आंधी आ गई। तो ये डे टू डे वेरिएशन है, ये चेंज होता रहता है। बट जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट कैसे है, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस। एवरेज वेदर कंडीशंस, और एवरेज वेदर कंडीशंस की अगर हम लिमिट को बाउंड करें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में साइंटिस्ट ने जो है 30 ईयर्स। अब क्या करते हैं कि 30 साल तक किसी इलाके का वेदर नोट करते हैं, और फिर उसको एवरेज मेजर कर लेते हैं कि एवरेज वेदर कैसा रहा यहाँ पे। वो आपका बन जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को उर्दू में क्या बोलते हैं? आबो हवा। ठीक है। और इसको कंडीशन है, वेदर पर्टिकुलर कंडीशन है एक एरिया की, लेकिन क्लाइमेट एवरेज कंडीशंस है। ठीक है। वेदर शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है। सिर्फ वेदर एवरेज मेजरमेंट लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका वेदर और क्लाइमेट। अब अगर मैं इसमें आपको फर्दर एग्जांपल देके समझाना चाहूँ, जैसे मैंने वेदर की बात की उसकी कि इस्लामाबाद में आज रात बारिश प्रिडिक्शन है, या लाहौर में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये वेदर है। लेकिन क्लाइमेट की अगर मैं बात करती हूँ कि 1990 में पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर था फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। 1990 में पाकिस्तान का एवरेज टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम आफ्टर 30 इयर्स 2020 में मई करते हैं, पाकिस्तान एवरेज टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब व्हाट हैज हैपेंड, क्लाइमेट हैज चेंज, जो इट हैज चेंज्ड, ठीक है, इट हैज बीन चेंज्ड, ये चेंज हो गया है। लेकिन अगर स्लाइट वेरिएशन आ जाए, 31 आ जाए, तो आप चेंज में कंडीशन जो चेंज में शामिल नहीं करेंगे, इतनी वेरिएशन पर 30 इयर्स के पीरियड में अगर आपके क्लाइमेट के या वेदर के कुछ एलिमेंट्स में, सॉरी हम इन्हीं एलिमेंट्स में डिफरेंस देखेंगे, आपके वेदर के जो एलिमेंट्स हैं ये चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है आपका क्लाइमेट चेंज हो गया है। अब ये क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, इसके कौन से एलिमेंट है? सबसे पहले ना हम सिंपल क्लाइमेट पढ़ेंगे, हम चेंज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल क्लाइमेट पढ़ना है। अभी हम सिंपल क्लाइमेट पे डिटेल में बात करेंगे और फिर हम चेंज की तरफ जाएंगे, इससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल क्लाइमेट। क्लाइमेट के कुछ एलिमेंट्स हैं जो किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ कोल्डनेस किसी भी एरिया की और हॉटनेस। तो ये वेरी करती है, ठीक है। पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर है, अफगानिस्तान में इतना है, इंडिया में इतना है। लेकिन क्लाइमेट में हम ओवरऑल एशिया का टेम्परेचर देखेंगे, ठीक, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नहीं है। इतनी जल्दी ओवर द बाउंड्रीज आपके जो क्लाइमेट के पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। जो एशिया का क्लाइमेट है ना, वो पूरे एशिया का है। एशिया में वही वाला जो वेदर कंडीशंस है वो आप अफगानिस्तान में ऑब्जर्व करेंगे, सेम ऑब्जर्व करेंगे, सेम ही पाकिस्तान में होगा, और उनके एवरेज टेम्परेचर भी सेम होंगे। जब हम ऊपर जाते जाएंगे, चाइना, रशिया, यूरोप, तो फिर वहां पे जाके आहिस्ता 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 वो चेंज होना शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि यूरोप का एक अपना क्लाइमेट है, एशिया का एक अपना क्लाइमेट है, अफ्रीका का एक अपना क्लाइमेट है, ठीक है। इसको हम ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं और ब्रॉडर टाइम पीरियड के लिए देखते हैं, और इसमें हम एवरेज चीजों को देखते हैं। अच्छा, दूसरा हम जो एलिमेंट है जिसकी बेस पे हम किसी भी रीजन के क्लाइमेट पे बात करते हैं वो है मॉइस्चर। उस एरिया में मॉइस्चर लेवल कितना है, उस रीजन में मॉइस्चर लेवल कितना है। मॉइस्चर लेवल का मतलब होता है कि आपका जो वाटर वेपर है वो एयर में कितने हैं। इसको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। इसको आप लिखते हैं वाटर वेपर कंटेन्ड इन द एयर। हर वक्त हवा में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका लेवल कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। जहां पे बहुत ज्यादा है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेचर लो होता है। जहां पे बहुत कम है वहां पे आपकी खुश्क हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। थर्ड में आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। किसी भी एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी बारिशें होती हैं, ठीक है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फॉग, हेल, स्लीट, रेनफॉल, स्नोफॉल। सिंपल आप कहेंगे कि किसी भी एरिया में ग्राउंड पे कितना वाटर गिर रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन ग्राउंड। अब इसी से डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाता है कि मॉइस्चर में है और प्रेसिपिटेशन में कितना है। कि आपकी जो एयर है ना, इसका एयर एनवायरमेंट वो प्रेशर बन जाता है। वैसे प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है है, विंड्स वहां पे कैसे चलती है। विंड किसको बोलते हैं? मूविंग एयर। वहां पे गर्म हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उनकी स्पीड क्या है। और सिक्स वन है इसमें सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मतलब है वहां पे सनलाइट कितनी है, ठीक है। वहां पे वो जो एरिया है वो कितनी सनलाइट रिसीव कर रहा है, द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट अ पर्टिकुलर रीजन। वहां पे बहुत है वो लोअर एल्टीट्यूड पे है, और मरीज जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे है। ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पे लेटीट्यूड लिखा है ना, ये लॉन्गिट्यूड है। नो वन पॉइंट आउट मी, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो नॉर्थ से साउथ पे लाइन है, क्योंकि अभी मैं आपको लैटिट्यूड पढ़ाने लगी हूँ। ये लॉन्गिट्यूड है, जो एक मिडल लाइन है नॉर्थ से साउथ, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और बाकी को हम मेरिडियन बोलते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड होता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इक्वेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप किसी चीज को, आपका लेटिट्यूड होगा। अब ये आपका इक्वेटर है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये आपका एल्टीट्यूड है, और ये आपका लेटिट्यूड है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और लेटिट्यूड को भी हम डिग्रीज में ही मेजर करते हैं, इन डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज में हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 डिग्री जो होता है ना, 0 to 1 डिग्री, ये हमारे पास स्टैंडर्ड 69 माइल्स बनता है। तो अगर कोई भी प्लेस, कोई कंट्री, कोई सिटी इक्वेटर से 1 डिग्री के डिस्टेंस पे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, जिसमें हम टाइम एंड लोकेशन मेजर करते हैं। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो बड़ा ही एक लंबा चौड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी भी एरिया का टाइम कैसे मेजर करना है, और उसकी लोकेशन के, वो अर्थ प्लेनेट पे कहाँ पे लोकेट कर रहा है, वो कैसे मेजर करना है, वो इसी से मेजर करते हैं, इन डिग्री से। अच्छा, ये आपको 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये मैं आपको क्यों बता रही थी, इसका मकसद क्या था बताने का, क्योंकि अभी हमने पढ़ने हैं क्लाइमेट डिफरेंट। अगेन मैं इसको ड्रा करूंगी, ये है इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वेटर, और यहाँ पे है 0 डिग्री। इक्वेटर से यहां तक का जो एरिया है दोनों साइड पे, अब ये दोनों साइड पे सेम होगा, 23.5 डिग्री तक, और यहां से भी 23.5 डिग्री तक। इसको बोलते हैं, इस एरिया को, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ठीक है, याद रखने। और इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 23.5 डिग्री से यहाँ तक 66.34 डिग्री तक, और यहाँ पे भी 66.34 डिग्री तक जो रीजन आता है प्लैनेट अर्थ पे, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और इसको भी, ठीक है, इनको हम कैंसर और हम बोलते हैं ट्रिकल कल। अच्छा, 66 पॉइंट ऊपर अलग, अब यहाँ पे क्या है, आर्कटिक, और यहाँ पे क्या है, एंटार्कटिक। इसको हम बोलते हैं एंटार्कटिक रीजन, या इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, क्योंकि ये पोल्स हैं अर्थ प्लेनेट के। सिमिलरली इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। अब ये डिवीजन आपको समझ अर्थ के ऊपर साइंटिस्ट ने रीजन डिवाइड कर दिए हैं, उतने ही हमारे पास क्लाइमेट है। सिंपल, इक्वेटर पे जो क्लाइमेट है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ये 0 डिग्री है, दोनों तरफ 10 डिग्री तक ये क्लाइमेट प्रिवेल करता है, 10 डिग्री इस तरफ, 10 डिग्री इस तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो रीजन बनता है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब दोनों साइडों पे ये डिबेट करेंगे। टेम्परेट जितना भी हमारा रीजन है, यहाँ पे जो क्लाइमेट प्रिवेल करता है उसको बोलते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। इसको एक और नाम देते हैं मिड लैटिट्यूड का, मिड लैटिट्यूड, क्योंकि ये दरमियान में फॉल कर रहा होता है, ऑलमोस्ट दोनों साइडों पे दरमियान आ जाता है। लैटिट्यूड आपको मैंने पढ़ाया था ना, हाइट फ्रॉम द इक्वेटर या डिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा पोलर रीजन पे जो क्लाइमेट प्रिवेल कर रहा होता है इसको बोलते हैं पोलर क्लाइमेट। ये 4 क्लाइमेट है इस वक्त प्लैनेट अर्थ पे, और इन चारों को अभी हम पढ़ लेंगे 5 मिनट में। सिर्फ हमने ये देखना है कि इन क्लाइमेट्स में कौन सी चीजें वेरी कर रही हैं। ऑब्वियसली 4-5 ही इंडिकेटर है क्लाइमेट के, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मॉइस्चर है, एयर है,
तो वो बस डिफरेंट होगी इन रीजन्स में, ठीक है। सो दीज आर द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और यही जो क्लाइमेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन रीजन्स को एक दूसरे से डिफरेंट कर देती हैं, इनका वेदर चेंज कर देती हैं, इनके सीजन, ठीक है। ये एक पूरा क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह से आप इसको ड्रा करके अपने पेपर पे भी शो कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनकी करेक्टरिस्टिक्स इन सारे क्लाइमेट्स की। तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइमेट का नेम, जो भी आपका क्लाइमेट का रीजन है, ठीक है, उसका नेम लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे उसकी लोकेशन, कि वो कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे हम उसका टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे विंड्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे अब वहां पे क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वहां पे वेजिटेशन कैसी है, वहां पे एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है, उसकी कुछ नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्लाइमेट को इन अदर वर्ड्स अगर ये किसी और नाम से आ जाए, इसको बोलते हैं हॉट वेट क्लाइमेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, लोकेशन कहाँ पे है इसकी प्लैनेट पे? 0 to 5 डिग्री तक बॉथ साइड, या 0 to 10 डिग्री साइड बॉथ साइड। इसमें कुछ कंट्रीज के नाम आपको एक दो जरूर याद होनी चाहिए। इक्वेटर पे कौन से कंट्रीज आते हैं बच्चों? मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, वर्ल्ड मैप को देखते रहा करें, ठीक है, जैसे इसके स्टूडेंट्स हैं आप। इसमें साउथ अमेरिका आता है, इसमें सेंट्रल अमेरिका आ जाता है। तो ये सारे टेम्परेचर यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे स्टेबल टेम्परेचर होता है, बड़ा ही नॉर्मल सा, काम सा। इसकी रेंज है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो डेज और नाइट्स है, इनकी लेंथ यहाँ पे इक्वल होती है, जितना दिन उतने ही रात, ठीक है। यहाँ पे जो विंड्स हैं वो बहुत काम विंड्स चलती हैं। इस इक्वेटर को बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम, ठीक है। यहाँ जो हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं डोल्डरम्स। इसका मतलब होता है बड़ी पुरसुकून, शांत, स्टेबल सी हवाएं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती। टेम्परेचर हाई है नो डाउट, बट साथ साथ वेट रीजन है, ठीक है। मॉइस्चर लेवल आपकी एयर में रहता है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को हाई नहीं होने देता, और इसी मॉइस्चर लेवल की वजह से बारिशें बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। प्रेसिपिटेशन में हम लिखेंगे हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बारिश होती रहती है, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होता है, साथ ही बारिश हो जाती है, थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होता है, साथ ही बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से कूल जो ठंडी हवाएं हैं वो भी चलती है। अच्छा, यहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेबल है, इसी वजह से, सिर्फ क्योंकि आपकी बारिश अच्छी है, वहां पे टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो यहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेबल होती है। यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ये है अमेज़न फॉरेस्ट, है ना, ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लाइमेट हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है इसको इन अदर वर्ड्स बोलते हैं मूनसून क्लाइमेट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक और नेम से भी अगर मूनसून क्लाइमेट पूछा जाए, 5 से 30 डिग्री रेंज तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एवरेज क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे आपका इंडियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान ये सारे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। इसमें साउथ चाइना भी आ जाता है, म्यांमार, ये कंट्रीज आप देख सकते हैं। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो 27 से 30, थोड़ा सा टेम्परेचर इस रीजन से बढ़ जाए। इसमें समर में आपका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक भी जा सकता है, ये समर है। और विंटर में आपका एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है मूनसून विंड्स। मूनसून विंड्स ये जुलाई और अगस्त में चलती है, ये फेमस है मूनसून विंड्स के लिए। और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है उनको बोला जाता है मूनसून रेन्स, ठीक है, कि यहाँ पे मूनसून बारिश, जो बारिशें होती हैं उनको मूनसून। इसके अलावा जहाँ पे जो विंड चलती है इसकी और करेक्टरिस्टिक्स है, उसको लोकल नाम दिया जाता है लो, मतलब बहुत गर्म हवा है जो गर्मियों में उसको लोकली नाम दिया जाता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है थोड़े ओपन फॉरेस्ट है, लश ग्रीन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हर्ब्स हैं, सॉफ्ट
जो वुड है, यहाँ पे कॉनिफरस पाए जाते हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट टेम्परेचर आता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम अपर रीजन की तरफ जा रहे हैं, तो अब जो है वो हमारा टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन हम निकले तो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। इसमें यूरोप आएगा, टर्की आएगा, और मोरक्को, ये रशिया का कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ओशियना कॉन्टिनेंट, वो भी टेम्परेट क्लाइमेट में आएगा। पुर्तगाल, ये सारे कंट्रीज इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें मेडिटेरेनियन रीजन भी आता है। मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप, टर्की और इन रीजन्स के पास पाया जाता है। अब वर्ल्ड मैप से देख लीजिएगा, तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जितने इलाके हैं, मेडिटेरेनियन रीजन जो है, समटाइम्स क्या होता है, इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। इस्लाम से भी आ सकता है। तो यही सब आप यही करेक्टरिस्टिक्स उसमें मेंशन करेंगे। अच्छा, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट इसमें टेम्परेचर होता है। अगर तो ये सी के करीब, जैसे यूरोप और मेडिटेरेनियन सी है जो हमारा, उसके करीब वाले एरियाज हैं, तो वहां पे टेम्परेचर लो होगा, और उससे है कुछ एरियाज, तो वहां पे टेम्परेचर आपको हाई देखने में मिलेगा। मतलब ये एक वेरिएशन सा इस रीजन में आती है। यहाँ विंड्स होती हैं, उनमें मॉइस्चर लेवल हाई होता है, क्योंकि नजदीक होते हैं उसके साथ। और टेम्परेचर ऑलिव्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिग्स, ठीक है, लेमन्स, ये सारे, ये यूरोप टर्की वाले साइड पे ये चीजें आपको इनके फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलती हैं। लास्ट हमारा रह गया जिसमें आता है पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट में ना हम सिर्फ नॉर्थ क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, आर्कटिक के साइड पे। आपको पता है जो एंटार्कटिक पोल है हमारे प्लेनेट का, उस पे वहां पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। वहां पे कोई भी लाइफ नहीं होती। वो एक्सट्रीमली फ्रोजन रीजन है, और तो वहां पे हम क्लाइमेट डिस्कस नहीं करेंगे। पोलर क्लाइमेट में हम नॉर्दर्न क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, और उसको स्पेसिफिकली बोला जाता है टुंड्रा क्लाइमेट या टुंड्रा रीजन। अगर इस नाम से आ जाए तो वो पोलर क्लाइमेट ही होगा। अच्छा, इसमें जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट अबव 60 लिखेंगे आप, अबव 60 डिग्री, ठीक है। इसमें कौन से रीजन आ जाएंगे, जैसे ग्रीनलैंड एक बहुत फेमस आइलैंड है, इसमें कनाडा आएगा, इसमें नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो ये सारे रीजन इसमें आ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम, ये क्लाइमेट था हमारा, ये लोकेशन था, और ये टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें तो वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ पे जो वार्मेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, वार्मेस्ट, वो 1 डिग्री होता है, ठीक है। और ये बिलो 50, बिलो 80 आराम से चला जाता है नेगेटिव में। अगर हम विंटर के टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे जो विंड्स चलती हैं वो कोल्ड विंड्स होती हैं एक्सट्रीमली। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है उसमें आएगा, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है ना वो बहुत कम है। क्यों, वजह, हालांकि यहाँ पे तो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है, इतनी स्नो है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे मोर देन 90% वाटर स्नो के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो बारिश इतनी नहीं होती, एनवायरमेंट में इतना पानी नहीं होता कि वो आपका रेनफॉल की फॉर्म में आए, क्योंकि आपका जो मॉइस्चर लेवल है उसकी जो वहां पे अवेलेबिलिटी है वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ फॉग होगी, धुंध हो सकती है, बहुत ज्यादा स्नो हो सकती है, लेकिन बारिश कम होगी, रेनफॉल कम होगी। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट में वेजिटेशन रह गया। वेजिटेशन में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ग्रासेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मॉसेस मतलब हर्ब्स ज्यादा होंगी, और एनिमल्स में पोलर बियर्स टाइप, ठीक है जी। बहुत लंबे लंबे दरख्त यहाँ पे नहीं होते। ये तो हो गया हमारा लास्ट क्लाइमेट। अब हमने क्लाइमेट, वेदर क्या होता है ये भी पढ़ लिया, क्लाइमेट क्या होता है ये भी पढ़ लिया।
क्लाइमेट चेंज क्या एक टर्म है वो भी मैंने आपको बता दी, क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी क्लियर, क्लाइमेट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द क्लाइमेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये सारा पढ़ लिया। अब हम लोग जाएंगे क्लाइमेट चेंज की तरफ प्रॉपरली। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? इसको भी खैर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं, क्लियर है ना? अच्छा, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? तो इसमें हम वही सेम आप रिपीट करेंगे कि जब एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर है वो आपकी क्लाइमेट है ना। अभी मैंने आपको जब क्लाइमेट में पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया कि 30 इयर्स तक जब आप एवरेज वेदर कंडीशंस लेते हैं तो आपकी क्लाइमेट बन जाती है। अगर उनमें वेरिएशन आ जाए तो वो आपका क्लाइमेट चेंज होगा, सिंपल, ठीक है, 30 इयर्स में। अच्छा, अब ये वेरिएशन कैसे आ जाता है, एलिमेंट कैसे चेंज हो जाते हैं क्लाइमेट के? तो इसके कुछ ड्राइवर्स हैं जो इसको ड्राइव करते हैं क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को। इसको आप कह सकते हैं काजेस भी। इसके कुछ काजेस हैं, ठीक है, इसके कुछ ड्राइवर्स हैं। वो कौन से हैं और कैसे ये प्रोसेस होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी नेचुरल ड्राइवर्स। इसके नेचुरल ड्राइवर्स क्या है, इसकी नेचुरल कॉजेज क्या है? फर्स्ट काज है, अब ये जो नेचुरल काजेज है ना, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, सिंपल, इनकी वजह से 100,000 ईयर्स के बाद हो सकता है आपका क्लाइमेट चेंज हो सके, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस बहुत स्लो होते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं। आजकल आपको पता है हम जिस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ये सारा एंथ्रोपोजेनिक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा था नेचुरली, लेकिन इंसानों ने इसको इतना तेज कर दिया है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स सारा क्लाइमेट चेंज हो गया अर्थ प्लैनेट का। तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिलेबस में शामिल है ये 3-4 ड्राइवर्स या नेचुरल काजेस, तो फिर ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और ये कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, और अगर इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाए तो वो बहुत ही सेंचुरीज के बाद जाके आपको कुछ नजर आता है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन से जो एरोसोल्स इमिट होते हैं ना, एरोसोल्स उनको बोलते हैं, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एशेस जिसमें होती है, सल्फर जिसमें होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वोल्केनो इरप्ट किया तो ना ये एक लेयर बना लेते हैं, यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं। ये लेयर बनाने की वजह से यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है ना सूरज की, उसको ना ये नीचे नहीं जाने देते, ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड, जो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है ये इसको भी ट्रैप कर लेते हैं, इसको ऊपर नहीं जाने देते। अब ये आपके एशियस एनवायरमेंट में 2 मंथ्स तक रहते हैं, 3 मंथ्स तक रहते हैं, उतनी देर में नेक्स्ट वोल्केनो इरप्शन हो जाता है। तो ये बहुत स्लो कंट्रीब्यूट करता है, बट यस, दिस इज द ड्राइवर और द नेचुरल काज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सेकंड काज अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के पढ़ने जाए तो दैट इज एल्बिडो रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है? इसका मतलब होता है सरफेस रिफ्लेक्टिविटी। सरफेस रिफ्लेक्टिविटी किस चीज के सरफेस रिफ्लेक्टिविटी? द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, the amount of radiations that a surface reflect, कोई भी सरफेस है वो कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है आपकी एल्बिडो रिफ्लेक्टिविटी? 2 थिंग्स पे। फर्स्ट वन, आपकी जो लाइट कलर सरफेसेस होती हैं, कुछ लाइट कलर, और कुछ आपकी होती है डार्क कलर। अब लाइट कलर में क्या होगा आपका? स्नो, आपकी जो एम्प्टी लैंड्स हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे, जो आपकी स्नो कवर्स है इसमें वो आ जाएंगे, आपके इसमें क्लाउड्स आ जाएंगे। अच्छा, और डार्क कलर में क्या है? ओशंस है, ठीक है, आपके माउंटेन्स हैं, आपके फार्मिंग फील्ड्स हैं। अब होता क्या है कि जो लाइट कलर सरफेसेस होती है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे हम व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं ना समर में, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते। और जो डार्क कलर्स है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं सोलर रेडिएशंस को या सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये एब्जॉर्ब करेंगी तो वहां का टेम्परेचर ये बढ़ा देंगी, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो वहां पे जो टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन रखेंगी, बैलेंस में रखेंगी।
या एटलीस्ट बढ़ाएंगे नहीं। जहां पे लाइट रिफ्लेक्टिविटी या एल्बिडो इफेक्ट ज्यादा होते हैं वहां पे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। लेकिन जहां पे एल्बिडो रिएक्शन या एल्बिडो जो फिनोमिना है आपका रिफ्लेक्शन का वो बहुत कम हो रहा होता है, वहां पे आपका क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस ज्यादा होता है। ये इसको ड्राइव करते हैं क्लाइमेट चेंज को। देखिए इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो लाइट कलर सर्फेसिस है ना, ये है नॉर्थ में ज्यादा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स में। आपको पता है वहां पे क्लाइमेट चेंज ज्यादा नहीं हो रहा, वहां पे फिर भी टेम्परेचर कम रहता है, वहां पे उनके मॉइस्चर लेवल में, टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में इतना चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है या ओशंस है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो नहीं होती, ये फिनोमेना हो रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है लाइट रेज की। और सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज किस में हो रहा है? एशिया रीजन में, वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल्स देने के लिए समझा रही हूँ। ये हो गया इसका एक नेचुरल। अच्छा, अब ये दो हो गए। थर्ड में हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेरिएशन ऑफ द अर्थ। बस बच्चों ये हम इसके ड्राइवर्स और काजेस पढ़ के खत्म करते हैं। ऑर्बिटल वेरिएशंस ऑफ अर्थ प्लैनेट। आपको पता है जो अर्थ है, ये अर्थ है और ये है सन, ठीक है। जो अर्थ है ये इसके अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है, लेकिन ये कभी भी सेंट्रल नहीं होता। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है। वो क्या होता है? एलिप्टिकल होता है। अच्छा, अब इससे होता क्या है एलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से? एक एक टर्म है मिलानकोविच साइकिल। इसका मतलब है अर्थ पोजीशन relative to sun, ये चेंज होती रहती है। समटाइम्स ऑर्बिट मोर एलिप्टिकल होता है, समटाइम्स लेस एलिप्टिकल होता है। जब अर्थ क्लोजेस्ट टू सन होती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा कम डिस्टेंस है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब ये तो ऑब्वियसली रोटेट कर रही है, सॉरी, हर दफा जाएगी। जहां पे अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं जनवरी का मंथ। इन जनवरी अर्थ जो है सन के क्लोजेस्ट होती है, बट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो सारा ऑर्बिटल वेरिएशन है या मिलनकोविच साइकिल है ना, इसकी बेस हम बनाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, जब अर्थ फॉरदेस्ट जाएगी सन से, तो यहाँ पे शुरू हो रहा होता है जुलाई। ये अब हम फॉरदेस्ट वाला जो रीजन है वो हम लेंगे नॉर्दर्न में, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त, यहाँ पे भी आप नॉर्दर्न ही लिखेंगे, सॉरी, करीब होने भी नहीं हो सकता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसकी ओवरऑल बेस है। अर्थ का जो ऑर्बिट है हम उसको डिस्कस करेंगे बेस ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जस्ट सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। और ये आपके ईस्ट वेस्ट होंगे, ये ईस्ट होगा रिलेटिव टू नॉर्थ और ये वेस्ट होगा। यहाँ पे भी जो ये साइड है ये नॉर्थ है और ये साइड है साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बेस पे हम इस रोटेशन को देखेंगे। जब अर्थ सन के करीब होगी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो वो जनवरी होगा, और जब अर्थ सन से दूर होगी ऑन द बेस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो ये जुलाई होगा। अच्छा, जब देखें अर्थ सन से बहुत दूर है, आल्दो यहाँ पे उस वक्त समर है, जुलाई में समर है, लेकिन सन से तो दूर है ना, तो वो क्या करेगी? इट विल रिसीव लेस सोलर रेडिएशन, लेस सोलर रेज, जिससे जो आइस मेल्ट नहीं होगी, आइस की जो मेल्टिंग है वो उतनी नहीं होगी जितनी समर में होनी चाहिए नॉर्थ में। जितनी गर्मियां आने से यूरोप या अमेरिका या कनाडा में आइस मेल्ट होनी चाहिए, उतनी आइस मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि आल्दो वहां पे समर होंगे, बट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उस वक्त वो सूरज से बहुत दूर होगा, क्योंकि उस वक्त अर्थ के ऑर्बिट की शेप ही ऐसी होगी कि समर में आने तक आपका जो अर्थ प्लेनेट है वो सूरज से बहुत दूर चला जाएगा। जब आइस मेल्ट नहीं होगी तो इट यहाँ पे होगा स्टार्ट ऑफ आइस एज। आइस एज स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यूरोप को या ग्रीनलैंड को आइस मेल्ट करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है और वो गर्मियां, वरना तो वो फ्रोजन
एरियाज हैं, और अगर गर्मियों में भी वहां पे सोलर रेडिएशन इतनी ज्यादा नहीं जा रही और आइस मेल्ट नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वहां पे आइस एज स्टार्ट होगी। अच्छा, इसी तरह जब ये करीब होगी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि ये ऑर्बिट ना बच्चों चेंज हो जाता है, मतलब ये ऑर्बिट ऐसे बन जाते हैं और ये सन यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो अर्थ है, यहाँ पे जुलाई है, समर्स है, लेकिन ऑर्बिट की शेप ऐसी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों में वो सूरज के बहुत करीब आ गई है। अब यहाँ पे ज्यादा सोलर रेडिएशन आएंगी, ज्यादा आइस की मेल्टिंग होगी, तो वार्मर पीरियड का स्टार्ट हो जाएगा, वार्मर पीरियड। अब जब ये पीरियड आएंगे ना, तो ये पूरे प्लेनेट के क्लाइमेट को चेंज करते करते रहेंगे। जब यूरोप में क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर अदर कंट्रीज में भी होगा। इसको बोलते हैं नेचुरल ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये इस तरह से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके डिफरेंट पीरियड्स हैं और ये आपकी आइस एज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वार्मर पीरियड था और ये आपकी फिर आइस एज आ गई, फिर ये वार्मर पीरियड आ गया, या आप आइस एज में ना लिखे, इसको आप पर्टिकुलर एज कह लें। यहाँ पे वार्मर एज आ गई, फिर है, फिर हिस्ट्री में एक पीरियड ऐसा आया कि आइस एज आ गई, फिर वार्मर एज आ गई। तो दिस इज नेचुरल क्लाइमेट चेंज, कि नेचुरली अर्थ प्लैनेट का क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल एलिप्टिकल जो है वो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये एक नेचुरल काज है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गई है, समझ आ गई है बच्चों, इस चीज की, इस साइकिल की, और ये जो प्रोसेस है वेरिएशन की, समझ आ गई है, ठीक है। ये इतना ही कॉन्सेप्ट बस आपको आना चाहिए, अब इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये तो हो गया एक इसका सेकंड वन, बल्कि थर्ड काज हो गई। अब हम जाते हैं इसकी फोर्थ काज की तरफ। इस पे ना बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में ये चीजें हैं, वो मत पढ़िएगा, नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इतनी साइंटिफिक चीजें आपको चाहिए नहीं इसके ड्राइवर्स के लिए। सिंपल आपने क्लाइमेट चेंज की बात करनी है, तो आपने एग्जामिनर वहां पे आपका साइंटिस्ट नहीं बैठा कोई, ठीक है, उसको नहीं पता कि मिलानकोविच साइकिल में फर्दर कितनी डेप्थ है, कितने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। सिंपल आपने उसको ये बताना है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसकी शेप चेंज हो रही है, जिसकी वजह से प्लैनेट अर्थ कभी सूरज के नजदीक हो रहा है, कभी दूर हो रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट एजेस बन रही है, जिसकी वजह से नेचुरली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट ये किस किस तरह होता है? ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा, सिंपल सोलर रेडिएशन आप फोर्थ काज में लिख सकते हैं कि आपकी जो सन रेज है उस वक्त वो कितनी जमीन पे आ रही है। What happened? Just a minute. अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से वो। अच्छा जी, फोर्थ में हम बात कर रहे थे सोलर रेडिएशंस की या सोलर रेज की। आपको पता है सन में ना नेचुरली कुछ प्रोसेस हो रहे हैं, नेचुरली कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, बर्निंग के रिएक्शंस वहां पे हो रहे हैं, एक्सप्लोशंस वहां पे होती हैं। तो समटाइम्स वो बहुत फास्ट हो जाते हैं, बहुत इंटेंस हो जाते हैं, ठीक है, जिससे जो आपकी रेज है जो जमीन पे पहुंचती है वो भी बहुत इंटेंस होती है, बहुत तेज होती है। तो वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट डिलीवर कर रही होती है प्लैनेट को। जिन दिनों बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करे प्लैनेट, उन दिनों टेम्परेचर हाई हो जाता है, अदरवाइज ये लो हो जाता है। तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। फिफ्थ जो आप इसकी काज मेंशन कर सकते हैं अपने प्लेनेट अर्थ की, वो आप मेंशन कर सकते हैं
लैंड फिनोमेना है, लेकिन इसको हम अभी मैं आपको इसको नाम है, क्योंकि अब जो लैंड जो चेंज है वो नेचुरली नहीं हो रहा, अब इसको यहाँ पे मत लिखें, अब हम खुद कर रहे हैं। अब हम खुद अपनी अपनी क्योंकि जब इंसान ने तरक्की की या एडवांसमेंट की तो अब ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी लैंड को कैसे यूटिलाइज करना है, या कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप नेचुरल में मत लिखें। अच्छा जी, ये कुछ नेचुरल काजेस थी क्लाइमेट चेंज की, ये हमारी हो गई। अब टाइम कितना रह गया है? 4 मिनट, एंड इट्स 10:43। मैं अब इसको नेक्स्ट नहीं लेके चलूंगी, ठीक है? नहीं लेके चलो ना नेक्स्ट इसको। नो मैम। हाँ, अभी बस इसके नेचुरल वो कुछ इसके सोशल ड्राइवर्स लिखेंगे हम। कल हम इंशाल्लाह कुछ सोशल इसके जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड या एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स या काजेस डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद एक दो टॉपिक है कल की क्लास में ही, आई होप। अच्छा बच्चों, जरा एक सेकंड के लिए मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। ये हाँ, इनफ फॉर टुडे। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बात ये है, अहमद आप क्लास में हैं? यस मैम। अच्छा अहमद, आप बार बार कह रहे थे कि अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस रख लें, इससे आसान होता है। अच्छा देखिए अहमद, मैं एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा रही हूँ, ये तो आप लोगों का मैंने खुद बैच स्टार्ट किया है ना, मैं कुछ अकेडमीज से भी क्लासेस लेती हूँ। तो कुछ दिनों में ना वहां पे क्लासेस होती हैं कंसेक्टिव, मैं उन दिनों आपकी क्लासेस नहीं लूंगी, क्योंकि मैं अगर एक दिन में 2 से 3 लेक्चर डिलीवर करूंगी तो फिर मेरी और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, वो सारी रह जाती हैं, मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और वैसे भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। आपको पता है मैं कितना खप सत के पढ़ाती हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन तो बनाई नहीं होती जिसमें सिंपल सब कुछ लिखा हो और मैं उसको एक्सप्लेन करती रहूँ कॉपी पेस्ट कर करके। ठीक है, मैंने आपको खुद समझाना होता है, और ये कुछ साइंटिफिक से कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत एक्सप्लेन करती हूँ आपको, सो दैट आपको डिलीवर करना आसान हो जाए। जिन दिनों मेरी दूसरी क्लासेस होती हैं उन दिनों में आप लोगों को फिर नहीं पढ़ाती, जैसे वो होती है संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। इन 4 दिनों में मैं आपकी क्लास नहीं लूंगी, बट फ्रॉम थर्सडे टू संडे, संडे को भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो वाली क्लासेस मेरी सारी दिन में हो जाती हैं, अदरवाइज वो भी शाम में है, मगरिब से पहले है और कुछ मगरिब के बाद है, लेकिन संडे को वो मैंने सारी दिन में शिफ्ट करवा ली है, सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको भी 4 दिन पढ़ा सकूं, 4 दिन मैं बाकी बैच को दूं और 4 दिन आपको पढ़ाऊं। तो मैं कंसेक्टिव क्लास लूंगी 4 दिन, नेक्स्ट 4 दिन आपको फ्री मिल जाएंगे। अब इन 4 दिनों में जिस दिन हमजा की क्लास होगी, हमजा का मसला है ना, उस दिन हम क्लास शुरू करेंगे 8:45 पे और एंड हम करेंगे 10:45 पे। आप लोग क्लास लेंगे, जरूर पढ़ेंगे, हम क्लास 2 घंटे की ही रखेंगे। लेकिन जैसे इसमें ये है कि हमजा की क्लास अब 4 दिन तो नहीं होगी, ये तो नहीं हो सकता कि थर्सडे को भी हो, फ्राइडे को भी हो। हाँ, 8:45 तक होती है ना, हम 8:45 पे स्टार्ट कर लिया करेंगे जिस दिन आपकी क्लास होगी। रोजाना तो नहीं होगी ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन डेली हमजा आपकी क्लास होती है, 4 दिन डेली आपकी क्लास होगी। आई आई होप सो कि नहीं होगी, नहीं होगी, ऑलमोस्ट 2 दिन होगी। तो 2 दिन हम 8:45 से स्टार्ट करके 10:45 तक लेके जाएंगे, और जिस दिन हमजा की क्लास नहीं होगी हम 8 बजे से स्टार्ट करके 10 बजे तक लेके जाएंगे। लेकिन थर्सडे टू संडे आप 4 दिन क्लास लोगे, फिर बाकी 4 दिन में आप पढ़ोगे एनवायरमेंटल साइंस को। और अहमद मैं आपको एक और बात बता दूं, और बाकी सबको, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हो तो आप उसको साथ साथ ही बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लो। आप नहीं कर सकते, अभी आपको नहीं करना भी नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि आप एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो डेली, डेली नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो उसी फौरन अगले ही दिन आप उस कॉन्सेप्ट को उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आप नहीं एब्जॉर्ब कर सकते उसको। आपने एक काम करना है, वो भी आई होप कि आप कर ले, ये जो लेक्चर है इसको एज सच रिवाइज करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और जिन पॉइंट्स की, जिन कॉन्सेप्ट्स की समझ ना आए वो आपने मुझसे पूछने हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल तो आप ऐड ही नहीं कर सकते इसमें अभी, क्योंकि आप नहीं ऐड कर सकेंगे। अभी देखे मैंने आपको कुछ टफ से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, आपको लगता है कि आप इनको भी पढ़ लोगे, इनको भी अच्छी तरह मेमोराइज कर लोगे और इनके बारे में और डिटेल भी पढ़ लोगे? आप नहीं पढ़ सकोगे। तो जब आपका एनवायरमेंटल साइंस की क्लासेस पूरी हो जाएंगी ना 15 दिन में, आई होप सो पूरी हो जाएंगी, फिर आपका होगा टॉपिक प्रिपरेशन का,
फिर आपका काम आएगा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने का, फिर आप चीजें ऐड करोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, ये सारे काम आप तब करोगे, अब तो आप कर भी नहीं सकते। तो अभी जब, इसीलिए मैं बच्चों को जल्दी सिलेबस कवर करवा देती हूँ, मैं नहीं चाहती उनका टाइम वेस्ट हो। बहुत सारे टीचर्स या एकेडमीज वाले 2-2 महीने एक बैच चलाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो आप लोग बस जल्दी से अभी अपना सिलेबस कवर करें, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करें, मेरा लेक्चर रिवाइज करें, दैट इज एनफ। बाद में फिर आप एडिशन कर लीजिएगा, बाद में आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है। बाद में आप मुझे अपने नोट्स भी चेक करवा सकते हैं, असाइनमेंट्स भी बना के दिखा सकते हैं, आंसर्स भी अटेम्प्ट करके दिखा सकते हैं, मुझे